हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 15 मई के सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 15 मई के सभी शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग फर्स्ट शिफ्ट के जो है प्रश्न को देखने वाले हैं, उसके बाद आपको सेकंड शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएगा, और लास्ट में जो आपको थर्ड शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो फर्स्ट शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था, इस साई का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए, साई का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय खेल प्राधिकरण होता है। तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले साई की स्थापना, ये जो है कब हुआ था। तो देखिए, साई की जो स्थापना है ना, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स यानी युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा इसकी जो स्थापना है ना, ये आपका 1984 में किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले साई का मुख्यालय, ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, साई का जो मुख्यालय है ना, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लच्छू महाराज निम्न में से किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए, लच्छू महाराज का जो संबंध है ना, ये आपका कथक नृत्य से है। तो कथक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके लच्छू महाराज है ना, ये आपके लखनऊ घराने से संबंधित है। और ये जो आपका कथक है, ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके हर शिफ्ट में एक प्रश्न जो है एक नृत्यांगना का नाम दे दिया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि ये जो है किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भरतनाट्यम ये जो आपका तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, और इसमें प्रमुख कलाकारों की अगर मैं बात कर लूँ तो ई कृष्णा अय्यर, रुक्मणी देवी अरुणडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्म सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से है। कुचिपुड़ी नृत्य की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए, कुचिपुड़ी जो नृत्य है ना, ये आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। और इसमें प्रमुख कलाकारों की मैं बात कर लूँ तो बाला सरस्वती, रागिनी देवी, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्राणी रहमान, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपका कुचिपुड़ी नृत्य से है। और देखिए, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे जो है यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है ये कुचिपुड़ी नृत्य से भी है, यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है ये आपका भरतनाट्यम नृत्य से भी है। तो देखिए, जब भी आपका एग्जाम में प्रश्न आएगा ना कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है, तो आपके ऑप्शन में या तो दो पेयर में दिया रहेगा, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दिया रहेगा, या फिर इन दोनों में से कोई एक दिया रहेगा। तो ये ध्यान आप रखिएगा पॉइंट को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कथकली के बारे में। तो देखिए, ये जो आपका कथकली है ना, ये आपका केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। और इसमें प्रमुख कलाकार की मैं बात कर लूँ तो वीएन मेनन, गुरु कुंचु कुरूप, गोपीनाथ कोटकल, शिवरामन, रीता गांगुली, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपका कथकली नृत्य से है। ओडिसी जो है ये आपका उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। और इसमें आपके इंद्राणी रहमान, चार्ल्स फ्रेबिक, गुरु पंकज चरण दास, केलूचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, सेरिन लोवेन और माइला बर्वी, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपका ओडिसी नृत्य से है। मणिपुरी जो कि आपका मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है, और इसमें प्रमुख कलाकार में राजा भागचंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, नैना सुवर्णा, रंजना और दर्शना, ये चार बहनों का जो संबंध है ये मणिपुरी नृत्य से है। गुरु बिपिन सिन्हा का जो संबंध है ये भी आपका मणिपुरी नृत्य से है। कथक की बात कर ले तो लेडी लीला सोखी, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी और दमयंती जोशी, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपका कथक नृत्य से है। मोहिनीअट्टम की बात कर ले तो ये आपका केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें आपके वीएन मेनन, कल्याणी अम्मा, सुनंदा नायर, कलामंडलम छमुवती, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपका मोहिनीअट्टम से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पुस्तक द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए, द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा ये जो पुस्तक है ना, ये अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है।
तो अमीश त्रिपाठी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पुस्तक है ना, ये फरवरी 2010 में जो ये प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा अमीश त्रिपाठी के अन्य पुस्तकों की अगर मैं बात कर लूँ तो पहला पुस्तक जो नाम आता है द सीक्रेट्स ऑफ द नागास, द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास, राम अस्कियोन ऑफ इचवाकू, इसके अलावा सीता वॉरियर ऑफ मिथिला, रावण ऑर्फेन ऑफ आर्यव्रत, ये सभी जो पुस्तक है ना, ये अमीश त्रिपाठी की पुस्तक है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शाहजहां के जो है पुत्र का नाम पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि शाहजहां जो था ना, ये मुगल वंश का 5वां मुगल सम्राट था और इसके पुत्र की अगर मैं बात कर लूँ तो औरंगजेब जो था ना, ये शाहजहां का पुत्र था और शाहजहां की मृत्यु के बाद जो है औरंगजेब ही जो है इसकी गद्दी पर जो वो बैठा था। तो औरंगजेब आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि शाहजहां के जो आपके टोटल 4 पुत्र थे जिनके नाम आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि औरंगजेब, दारा सिको, शाह शुजा और मुराद बख्श, ये सब जो थे आपके शाहजहां के जो है वो 4 पुत्रों के नाम थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका दारा सिको था ना, ये शाहजहां का सबसे प्रिय पुत्र था और ये जो आपका शाह शुजा था, ये शाहजहां का दूसरा पुत्र था। इसके अलावा ये जो आपका मुराद बख्श था ना, ये शाहजहां का सबसे छोटा पुत्र था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बराबर की गुफाएं स्थित है। तो देखिए ये जो आपका बराबर की जो गुफाएं है ना, ये आपका बिहार राज्य के जहानाबाद जिले में स्थित है। तो बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2022 का शीतकालीन ओलंपिक यानी जो विंटर ओलंपिक्स था ना, ये किस शहर में आयोजित किया गया था। तो देखिए 2022 का 24वां जो शीतकालीन ओलंपिक है ना, ये आपका बीजिंग चीन में जो है वो आयोजित किया गया था। तो शहर आपसे पूछा गया था, तो बीजिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2022 का शीतकालीन ओलंपिक का जो है मोटो यानी नारा जो है वो क्या रहा था। तो टुगेदर फॉर ए शेयर्ड फ्यूचर यानी एक साथ एक साझा भविष्य के लिए, ये जो है 2022 का शीतकालीन ओलंपिक का जो है ये मोटो रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले 2026 का शीतकालीन ओलंपिक यानी जो 25वां शीतकालीन ओलंपिक है ना, ये कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो देखिए 2026 का जो 25वां विंटर ओलंपिक्स है ना, ये आपका इटली के शहर मिलान और कॉर्टिनिया में आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी जो आपका समर ओलंपिक होगा ना, ये किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो देखिए 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ना, ये आपका पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। और 2020 का जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ये जो कब हुआ था, तो ये आपका 2021 में टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा प्रीवियस शिफ्ट में आपसे यहाँ से प्रश्न पूछा गया था कि 2022 का जो शीतकालीन ओलंपिक हुआ था जो कि आपका बीजिंग चीन में हुआ था, उसमें भारत की तरफ से 2 अलग अलग खेलों में जो है किसने क्वालिफाई किया था। तो देखिए भारत की तरफ से जो एकमात्र खिलाड़ी जो क्वालिफाई किए थे, ये आरिफ खान ने जो वो क्वालिफाई किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ये जो है कौन से संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे। तो देखिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है ये आपके शहनाई बजाते थे। तो शहनाई वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो है 2001 में भारत का सबसे उच्च सिविलियन पुरस्कार भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। और ये जो आपके शास्त्रीय संगीत में तीसरे जो है ये भारत रत्न पाने वाले जो है ये संगीतकार बने थे। पहले की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए पहले जो थे ये आपके MS सुब्बुलक्ष्मी थी और सेकंड जो थे ये आपके पंडित रविशंकर थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ना, ये कितने वर्षों का होता है। तो देखिए उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है ना, ये 5 वर्षों का होता है। तो 5 वर्ष आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संविधान के भाग 5 में भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल पर जो है वो चर्चा किया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 63 की बात कर ले तो देखिए भारत के उपराष्ट्रपति यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह आपका अनुच्छेद 63 में बताया गया है। उपराष्ट्रपति को राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होना चाहिए, यानी राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होते हैं ना, ये आपके उपराष्ट्रपति होते हैं। और ये जो आपका अनुच्छेद 64 में जो वो आपका बताया गया है। अनुच्छेद 66 की बात कर ले तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव से संबंधित जो अनुच्छेद है ना, ये आपका अनुच्छेद 66 है। अनुच्छेद 69 की बात कर ले तो उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या फिर प्रतिज्ञान, ये जो आपका अनुच्छेद 69 से संबंधित है।
तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो देखिए भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे ना, ये आपके एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अल्लूरी सीताराम राजू का जो संबंध है ना, ये किस राज्य से है। तो देखिए अल्लूरी सीताराम राजू की बात कर ले तो एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ जो है एक सशस्त्र अभियान चलाया था, और वो मात्र 18 साल की उम्र में ही जो है संत यानी सन्यासी जो वो बन गए थे। अगर इनके राज्य की बात कर ले तो ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है, तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अल्लूरी सीताराम राजू ये जो है किस आदिवासी विद्रोह से जुड़े हुए थे, तो ये जो आपका रामप्पा आदिवासी विद्रोह से जो वो जुड़े हुए थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख है ना, वो किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख है ना, ये आपका संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 44 में किया गया है। तो अनुच्छेद 44 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए ये जो आपका अनुच्छेद 44 है ना, ये आपका राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। और अगर मैं डीपीएसपी की बात कर लूँ तो ये आपका भाग 4 और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो ये आपका वर्णित किया गया है। इसके अलावा ये जो आपका डीपीएसपी है ना, ये आपके आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है लखनऊ से किसने किया था। तो देखिए 1857 का जो क्रांति हुआ था ना, उसमें जो लखनऊ से जो नेतृत्व है ना, ये बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की जो है पत्नी थी, और इन्होंने जो है लखनऊ से जो है वो नेतृत्व किया था। तो बेगम हजरत महल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 1857 की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था, तो ये बहादुर शाह जफर के द्वारा किया गया था। फतेहपुर से जो नेतृत्व है ना, ये अजीमुल्ला के द्वारा किया गया था। फैजाबाद से जो नेतृत्व है ये मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा किया गया था। कानपुर से जो नेतृत्व है ये नाना साहब के द्वारा किया गया था। बरेली से जो नेतृत्व है ये खान बहादुर खां के द्वारा किया गया था। इलाहाबाद से जो नेतृत्व है ये लियाकत अली ने किया था, और झांसी से जो नेतृत्व है ये रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था। इसके अलावा बिहार से जो नेतृत्व है ना, ये नेता कुंवर सिंह ने किया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1857 की क्रांति से जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि 1857 की जो विद्रोह हुआ था ना, इसका मुख्य कारण क्या रहा था। तो देखिए इसका जो मुख्य कारण रहा था ना, वो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग जो वो किया गया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये आपके लॉर्ड कैनिंग थे। किस सैनिक ने जो 1857 ईस्वी का जो विद्रोह है ना, वो आरंभ किया था, तो देखिए मंगल पांडे के द्वारा जो है ये 1857 का जो विद्रोह है वो शुरू किया गया था। इसके अलावा बात कर ले 1857 के विद्रोह में किसने जो अपना सबसे पहले जो बलिदान है वो दिया था, तो देखिए सबसे पहले जो बलिदान है ना, ये मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। इसके अलावा मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए मंगल पांडे को जो फांसी है ना, ये 8 अप्रैल 1857 को दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बाय विच ब्रांड नेम द फर्टिलाइजर बिल सोल्ड अंडर वन नेशन वन फर्टिलाइजर, यानी एक राष्ट्र एक उर्वरक के तहत जो है उर्वरक किस ब्रांड के नाम से जो है वो बेचा जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के तहत सभी प्रकार के जो उर्वरक है ना, जैसे कि यूरिया, डीएपी और एनपीके, इन सभी को जो है ना ये भारत ब्रांड नाम के नाम से जो है वो बेचा जाएगा। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु इंट्रोड्यूस द इंडियन एंटार्क्टिक बिल 2022 इन लोकसभा ऑन 1 अप्रैल 2022, यानी 1 अप्रैल 2022 को जो है लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिक जो बिल है ना, ये 2022 में किसने पेश किया था। तो देखिए 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में द इंडियन अंटार्कटिक बिल जो है ना, ये आपके पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जितेंद्र सिंह के द्वारा जो वो पेश किया गया था। तो आपसे शायद मंत्रालय पूछा गया था, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि निम्नलिखित में से किस भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए जो है 2004 में पद्म भूषण से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो देखिए अलामेल वल्ली जो कि भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है,
और इन्हें जो है भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए जो है 2004 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अलारमेल वल्ली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अलारमेल वल्ली को जो है 1991 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मई 2022 तक चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए मई 2022 तक चीनी का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ना, ये आपका महाराष्ट्र राज्य है। तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि यूज ऑफ विंड वेन यानी वायुगति दर्शन यंत्र का जो उपयोग है ना, ये किसके मापने के लिए किया जाता है। तो देखिए इंडिकेटिंग विंड डायरेक्शन यानी वायु की दिशा दिखाने के लिए जो है विंड वेन का जो है प्रयोग किया जाता है। तो वायु की दिशा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि घनघोर त्योहार ये जो है किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका घनघोर त्योहार है ना, ये आपका राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स यानी निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण जो है ये आपका सहसंयोजन बल होता है। तो देखिए ये जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन यानी जो स्थैतिक घर्षण होता है ना, ये आपका सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि अलकनंदा भागीरथी नदी से मिलकर जो है कौन सी नदी बन जाती है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अलकनंदा जो है ना, ये भागीरथी नदी से देवप्रयाग में मिलता है और ये देवप्रयाग में मिलने के बाद ये जो आपका गंगा नदी जो है वो बन जाता है। तो गंगा नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि शक वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था जिसका कार्यकाल 130 से लेकर जो है 150 ईस्वी तक रहा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जय दमन का पुत्र ये जो आपका रुद्र दमन था ना, जो कि आपका उज्जैन का शासक बना था और ये जो आपका शक शासकों का सबसे प्रतापी राजा था। तो रुद्र दमन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा और इसका जो कार्यकाल है ये आपका 130 से लेकर 150 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना यानी नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम ये जो है कब शुरू किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त 1995 को NSAP यानी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत इसे जो है वो शुरू किया गया था। तो 1995 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि भरतनाट्यम भारतीय नृत्य की एक शैली पंडानुलर शैली के प्रतिपादक कौन है। यानी जो ये आपका पंडानुलर जो शैली है ना, ये भरतनाट्यम नृत्य का एक जो है आपका शैली है जिसका विकास जो वो किसने किया था। तो देखिए पंडानुलर शैली का जो विकास है ना, ये आपके गुरु मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई के द्वारा किया गया था। तो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि भारत में शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या का जो है प्रतिशत 2011 में जो है ये कितना रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना में भारत का जो शहरी आपका जनसंख्या यानी रूरल जो पॉपुलेशन रहा था ना, ये आपका 31.2% रहा था। तो 31.2% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ग्रामीण जनसंख्या की बात कर ले तो ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है ना, ये आपका 68.8% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सबसे अधिक जो शहरीकृत वाला राज्य रहा था ना, ये आपका तमिलनाडु राज्य रहा था और सबसे अधिक जो ग्रामीण वाला राज्य रहा था ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें एकल यूकैरियोटिक कोशिका के जो है कोशिका द्रव को दो संतति कोशिका के रूप में जो है विभाजित किया जाता है। तो देखिए साइटोकाइनेसिस कोशिका विभाजन प्रक्रिया का वह हिस्सा होता है जिसमें एकल यूकैरियोटिक कोशिका के जो है कोशिका द्रव्य के दो संतति कोशिका के रूप में जो है ये विभाजित किया जाता है। तो साइटोकाइनेसिस कोशिका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पेसीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इन ए बायोटिक कम्युनिटी इज नन एज यानी एक जैविक समुदाय में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को जो है ये क्या कहा जाता है। तो देखिए एक जैविक समुदाय में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को जो है ये आपका स्ट्रैटिफिकेशन यानी स्तरीकरण कहा जाता है। तो स्तरीकरण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए द ब्लू अम्ब्रेला जो पुस्तक है ना, ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है।
तो रस्किन बॉन्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रस्किन बॉन्ड को जो है 1992 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा 1999 में इन्हें जो पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और 2014 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विश्व में भारत का गेहूं उत्पादन में जो है कौन सा स्थान है। तो देखिए विश्व में भारत गेहूं उत्पादन में जो है दूसरे स्थान पे है और पहले स्थान पे कौन सा देश है। तो देखिए पहले स्थान पे जो है ये आपका चीन देश है, तो दूसरा स्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत के किस राज्य में जो है सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किया जाता है। तो देखिए भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में जो है गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा बात कर ले विश्व में भारत के चावल उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो देखिए चावल उत्पादन में भारत भी जो है ये आपके दूसरे स्थान पे है और भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है। तो ये आपका पश्चिम बंगाल में होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट जो है ये क्या रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का प्रजनन दर जो है ये आपका 2.2 रहा था। तो 2.2 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2001 की जनगणना में भारत का प्रजनन दर कितना रहा था। तो ये आपका 2.5 रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1983 का ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप ये जो है किस देश में आयोजित किया गया था। तो देखिए 1983 का जो ओडीआई क्रिकेट विश्व कप है ना ये आपका इंग्लैंड देश में आयोजित किया गया था। तो इंग्लैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 1983 का ओडीआई क्रिकेट विश्व कप ये जो है किस देश ने जीता था। तो ये आपका भारत देश ने जीता था और उपविजेता कौन रहा था। तो ये आपका वेस्ट इंडीज देश रहा था। वहीं अगर बात कर ले 1983 के क्रिकेट विश्व कप में भारत के जो है कप्तान कौन रहे थे। तो ये आपके कपिल देव रहे थे और कपिल देव को जो है हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपके एग्जाम में 2011 का विश्व कप से प्रश्न पूछा जाता है कि 2011 का जो ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप है ना ये किस देश में आयोजित किया गया था। तो ये आपका इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। जिसके विजेता टीम की बात कर ले तो इसका जो विजेता टीम रहा था वो आपका भारत देश रहा था और उपविजेता जो ये आपका श्रीलंका देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ओडीआई क्रिकेट विश्व कप है ना ये प्रत्येक 4 साल बाद आयोजित किया जाता है, जिसमें 1983 के बाद 1987 में जो ये आपका भारत पाकिस्तान में आयोजित किया गया था। 1996 में भी जो आपका भारत पाकिस्तान और श्रीलंका देश में आयोजित किया गया था। इसके अलावा 2023 में जो आपका क्रिकेट ओडीआई क्रिकेट विश्व कप होगा ना ये आपका भारत देश में आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पूछा जाए एग्जाम में कि पहला जो क्रिकेट विश्व कप है ना ये कब आयोजित किया गया था। तो देखिए पहला जो क्रिकेट विश्व कप है ये आपका 1975 में आयोजित किया गया था, जिसमें 1975 में जो विजेता टीम रहा था ये आपका वेस्ट इंडीज देश रहा था। उसके बाद आपका 1979 में आयोजित किया गया था और 1979 और 1975 में ये आपका इंग्लैंड देश में आयोजित किया गया था और 1979 में भी जो विजेता है ना ये आपका वेस्ट इंडीज देश रहा था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अब तक सबसे ज़्यादा ओडीआई क्रिकेट विश्व कप जो है ये किस देश ने जीता है। तो देखिए अब तक ऑस्ट्रेलिया टीम ने जो है 5 बार ओडीआई विश्व कप जो है वो जीत चुका है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय अलवन जल वर्ष ये जो है कब मनाया गया, यानी आपका जो है मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है ये किस वर्ष में घोषित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2003 को जो है इंटरनेशनल फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो है घोषित किया गया था। तो 2003 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है ना ये अरुंधति रॉय है। तो अरुंधति रॉय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अरुंधति रॉय को गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग पुस्तक के लिए जो है ये आपका 1997 में मैन बुकर प्राइज भी जो है वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि पहली भारतीय महिला जिसे मैन बुकर प्राइज दिया गया था। तो देखिए अरुंधति रॉय जिनके उपन्यास द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स के लिए जो है पहला जो है मैन बुकर प्राइज जो है वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हेन वाज द
पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता जो है ये कब हस्तांतरित किया गया था? तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को जो सत्ता है ना ये 1858 में हस्तांतरित किया गया था। तो 1858 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और अगर किस एक्ट के तहत पूछा जाए तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत जो है हस्तांतरित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को ब्रिटिश संसद के द्वारा ये जो है कब पारित किया गया था? तो ये आपका 2 अगस्त 1858 को जो है पारित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सुंदरवन भारत तथा किस देश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है? तो देखिए सुंदरवन जो ये आपका भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। तो बांग्लादेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चारकुला जो लोक नृत्य है ना ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए ये जो आपका चारकुला लोक नृत्य है ना ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य के ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वेम्पति चिन्ना सत्यम को 1998 में जो है कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो देखिए वेम्पति चिन्ना सत्यम ये जो आपका कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है और इन्हें 1998 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो पद्म भूषण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन प्रमुख सितार वादक हैं? तो देखिए प्रमुख सितार वादक की बात कर ले तो उमा शंकर मिश्र, पंडित रविशंकर, बुधादित्य मुखर्जी, विलायत खान, शाहिद परवेज, वंदे हसन, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके सितार वाद्य यंत्र से है। और आपके ऑप्शन में जब विलायत खान दिया गया था तो विलायत खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन से ओडिसी नृत्य से संबंधित कलाकार हैं? तो देखिए ओडिसी नृत्य से संबंधित कलाकार की बात कर ले तो इंद्रानी रहमान, चार्ल्स फ्रेबी, गुरुपंकज चरण दास, केलूचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपका ओडिसी नृत्य से है। और ऑप्शन में आपका केलूचरण महापात्र दिया गया था। तो केलूचरण महापात्र आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि होला मोहल्ला ये जो उत्सव है ना ये किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो देखिए होला मोहल्ला जो उत्सव है ना ये आपका सिख समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो सिख समुदाय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा संचारी रोग नहीं है, यानी कौन सा जो है संक्रामक रोग नहीं है? तो देखिए अगर संचारी रोग की बात कर लें तो ये आपके दीर्घकालिक बीमारियां होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो वो नहीं फैलते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बता दूं तो देखिए कैंसर, मधुमेह जिसे आप डायबिटीज़ रोग बोलते हैं, इसके अलावा जो आपका हृदय रोग होता है ना ये सब आपके संचारी रोग हैं। तो ऑप्शन में आपका मधुमेह दिया गया था यानी डायबिटीज़ दिया गया था। तो डायबिटीज़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। यानी ये सब जो आपके संचारी रोग नहीं है यानी गैर संचारी रोग हैं। तो मधुमेह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी गई थी। तो देखिए उत्तराखंड का जो दूसरा सबसे ऊंची चोटी है ना ये आपका कामेट है। तो कामेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कामेट की बात कर ले तो ये आपका उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इसके अगर हाइट की बात कर ले तो ये आपका 7,756 मीटर है। उत्तराखंड के सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए ये तो आपका दूसरा सबसे ऊंची चोटी हो गया। उत्तराखंड का जो सबसे ऊंची चोटी है ना ये आपका नंदा देवी है जो कि गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। और अगर इसके हाइट की बात कर ले तो 7,816 मीटर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हिमालय के टॉप 3 सबसे ऊंची चोटी की बात कर ले तो देखिए हिमालय के टॉप 3 सबसे ऊंची जो चोटी है ना पहला आपका माउंट एवरेस्ट है जिसके हाइट की बात कर ले तो 8,848 मीटर है। सेकंड स्थान पे जो आपका K2 जिसे आप गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं और इसका जो हाइट है ये आपका 8,611 मीटर है। इसके अलावा K2 ये जो आपका ट्रांस हिमालय के काराकोरम में स्थित है। थर्ड अगर बात कर ले तो हिमालय का तीसरी जो सबसे ऊंची चोटी है ना ये आपका कंचनजंगा है जिसके हाइट की बात कर ले तो ये आपका 8,586 मीटर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि ब्रिटेन के संविधान से कौन सा स्रोत यानी कौन सी विशेषता जो है वो लिया गया है? तो देखिए कैबिनेट प्रणाली, संसाधनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, ये सभी जो आपके विशेषता है ना ये आपके ब्रिटेन देश के संविधान से लिए गए हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राज्यपाल
कितने साल के कार्यकाल के लिए जो है राज्य वित्त आयोग के नियुक्ति करते हैं? तो देखिए राज्यपाल जो है ये 5 साल के कार्यकाल के लिए जो है राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। तो 5 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं, तो देखिए राज्यपाल जो है ये अनुच्छेद 243 आई के तहत ये जो है राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। तो ये अनुच्छेद भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में मुद्रा प्रिंटिंग का जो अधिकार है ना ये किसके पास होता है? यानी भारत में नोट छापने का जो अधिकार है ना ये किसके पास होता है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी नोट जो है ये आरबीआई के द्वारा जो वो प्रिंट किया जाता है, जबकि 1 रुपए का जो नोट है ना ये आपका वित्त मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जो वो छापा जाता है। तो आरबीआई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। पार्टिकुलरली अगर आपका 1 रुपए का पूछा जाए तो ये पॉइंट जो है आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में आपका जो वेट लिफ्टिंग में जो है गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो देखिए 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर ले तो देखिए 2022 का जो आपका राष्ट्रमंडल खेल हुआ था ना ये आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत जो है ये आपके चौथे स्थान पे रहा था। भारत ने जो है टोटल 61 पदक जीते थे, जिसमें 22 जो है वो गोल्ड, 16 जो था वो सिल्वर था और 23 जो था वो आपका क्या था तो ब्रॉन्ज मेडल था। यानी टोटल जो है भारत 61 मेडल जीता था। वहीं अगर वेट लिफ्टिंग की बात कर ले तो देखिए वेट लिफ्टिंग में जो गोल्ड मेडल है ना ये सैखोम मीराबाई चानू के द्वारा जीता गया था। इसके अलावा जेरेमी लालरी नुंगा के द्वारा जीता गया था। अचिंता सिहुली के द्वारा जो है ये वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता गया था। तो आपके ऑप्शन में जो है मीराबाई चानू दिया गया था, तो मीराबाई चानू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि काशी तमिल संगम ये जो है किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया था? तो देखिए अक्टूबर नवंबर 2022 में आपका जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो है काशी तमिल संगम जो है ये आयोजित किया गया था। तो शिक्षा मंत्रालय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2022 फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप के जो विजेता है ना ये कौन रहे थे? तो देखिए 2022 मैक्सिकन फार्मूला 1 रेस के जो चैंपियन है ना ये आपके मैक्स वर्स्टैपेन रहे थे। तो मैक्स वर्स्टैपेन आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके मैक्स वर्स्टैपेन है ना ये आपके डच बेल्जियन रेसिंग ड्राइवर हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि साहित्य में नोबेल प्राइज 2022 ये जो है किसे दिया गया है? तो देखिए 2022 का जो आपका लिटरेचर में नोबेल प्राइज है ना ये आपका एनी एर्नेक्स को दिया गया है। तो एनी एर्नेक्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पौधे के लिए आवश्यक तत्व कौन से होते हैं? तो देखिए पौधे के लिए जो आपके 3 मुख्य पोषक तत्व होते हैं और वो 3 मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं? तो आपके NPK होते हैं। N से आपका नाइट्रोजन हो गया, P से आपका जो है पोटेशियम हो गया और P से आपका फॉस्फोरस हो गया और K जो पोटेशियम का सिंबल होता है तो K आपका पोटेशियम हो गया। तो 3 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पौधे की वृद्धि के लिए पोषक तत्वों का जो प्रमुख स्रोत होता है ना ये आपका मिट्टी होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिए। तो थर्ड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि वाइड एंगल पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए ये जो आपका वाइड एंगल पुस्तक है ना ये अनिल कुंबले के द्वारा लिखा गया है। तो अनिल कुंबले आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि महानदी का उद्गम ये जो है कहाँ से होता है? तो देखिए महानदी का जो उद्गम है ना ये आपका रायपुर छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से होता है। तो छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ये जो आपका महानदी है ना ये किन किन राज्यों से होकर बहता है? तो देखिए महानदी जो है ये आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा राज्यों से होकर बहता है। और भारत का जो सबसे बड़ा बांध है ना हीराकुंड बांध ये जो आपका महानदी नदी पर जो वो निर्मित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये जो आपका हीराकुंड बांध है ना ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नन एज द रीजन ऑफ मिक्सिंग? यानी निम्नलिखित में से वायुमंडल का कौन सा क्षेत्र जो है मिश्रण के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो देखिए वायुमंडल का ये जो आपका क्षोभ मंडल यानी जो आपका ट्रोपोस्फीयर जो क्षेत्र है ना इसे जो मिश्रण के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो ट्रोपोस्फीयर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आईसीसी मेंस T20 विश्व कप 2021 ये जो है किस देश ने जीता है? तो देखिए 2021 का जो आईसीसी मेंस T20 विश्व कप है ना ये आपका फाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था,
जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर जो है अपना पहला T20 विश्व कप जो है वो जीत लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर उपविजेता पूछा जाए तो उपविजेता जो ये आपका न्यूजीलैंड देश रहा था। इसके अलावा बात कर ले 2021 का जो आईसीसी मेंस T20 विश्व कप है ना, ये कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये आपका यूएई और ओमान देश में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले 2021 का जो आईसीसी मेंस T20 विश्व कप हुआ था ना, इसमें मैन ऑफ द सीरीज कौन रहे थे, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर रहे थे। सबसे ज़्यादा जो रन है ये आपके पाकिस्तान के बाबर आजम ने लगाया था। सबसे ज़्यादा जो विकेट है ना, ये श्रीलंका के वानुंदु हसरंगा ने लिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले 2022 का जो आईसीसी मेंस T20 विश्व कप हुआ है, ये किस देश में आयोजित किया गया है, तो देखिए 2022 की बात कर ले तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश में आयोजित किया गया था, जिसका जो विजेता टीम है ना, ये आपका इंग्लैंड देश रहा है। और उपविजेता कौन सा देश रहा है, तो उपविजेता जो ये आपका पाकिस्तान देश रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और 2022 में सबसे ज़्यादा जो रन है ना, ये विराट कोहली के द्वारा मारा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है आसियान का सदस्य देश नहीं है। तो देखिए आसियान की बात कर ले तो आसियान का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है, जिसका गठन जो है 8 अगस्त 1967 को 5 सदस्य इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया और सिंगापुर, ये 5 सदस्यों के साथ जो है आसियान का जो है ये आपका गठन किया गया था। इसके अलावा बात कर ले आसियान का जो मुख्यालय ये कहाँ पर है, तो ये आपका जकार्ता इंडोनेशिया में है। और वर्तमान में आसियान में जो आपके 10 सदस्य देशों की संख्या है, और वो 10 सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो पहला आपका इंडोनेशिया है, सेकंड आपका मलेशिया है, थर्ड आपका फिलीपींस, फोर्थ वियतनाम, फिफ्थ आपका कंबोडिया, सिक्स्थ आपका म्यांमार, सेवेंथ आपका थाईलैंड, 8th आपका सिंगापुर, 9th आपका ब्रुनेई और 10वां आपका लाओस। ये जो आपके आसियान के जो है 10 वर्तमान देश हैं। और आपके ऑप्शन में जो है श्रीलंका दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका श्रीलंका है ना, ये आसियान देश का सदस्य नहीं है। तो श्रीलंका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हेन डिड मेगालिथ्स आइडेंटिफाइड इन इंडिया, यानी भारत में महापाषाण की जो पहचान है ना, ये कब हुई थी। तो देखिए भारत में महापाषाण की जो पहचान है ना, ये आपका 3000 ईसा पूर्व पहले हुआ था। तो 3000 ईसा पूर्व आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नवरोज जो त्यौहार है ना, ये किस धर्म के द्वारा मनाया जाता है। तो देखिए पारसी धर्म का जो नव वर्ष होता है ना, जिसे नवरोज के रूप में जाना जाता है, और ये जो आपका ईरानी कैलेंडर की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए जो है इस नवरोज त्यौहार को मनाया जाता है। तो ये जो है किस धर्म के द्वारा मनाया जाता है, तो ये आपका पारसी धर्म का नव वर्ष है। तो पारसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इससे मिलता जुलता एक आपका नवरेह उत्सव आता है, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका नवरेह उत्सव है ना, ये आपका जम्मू कश्मीर के हिंदू पंडितों के द्वारा जो है इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कंदरिया महादेव मंदिर को किस राजवंश ने जो है 999 सन ईस्वी में इसका जो निर्माण है वो करवाया था। तो देखिए कंदरिया महादेव मंदिर का जो निर्माण है ना, ये 999 ईस्वी में चंदेल वंश के राजा धंगदेव चंदेल के द्वारा किया गया था। तो चंदेल वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ये जो आपका कंदरिया महादेव मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। और ये जो है किस भगवान को समर्पित है, तो देखिए कंदरिया महादेव मंदिर का जो है ये है ना, ये आपका शिव भगवान को समर्पित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नोलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका नोलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य है ना, ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो आंध्र प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है भूमि से घिरा हुआ है और सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो देखिए ये जो आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है ना, जो कि आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, और ये जो बंदरगाह ये आपका भूमि से घिरा हुआ है और सबसे गहरा बंदरगाह है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शोभना नारायण का जो संबंध है ना, ये किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए शोभना नारायण का जो संबंध है ना, ये आपका कथक नृत्य से है। और कथक ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा कथक के अन्य प्रमुख कलाकारों की बात कर लें
तो शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद जिन्हें लच्छू महाराज कहा जाता है, सुखदेव महाराज, बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, अच्चन महाराज, लीला सोखी नारायण प्रसाद, चंद्रलेखा, बिंदादीन महाराज, गौरी शंकर देवीलाल, सितारा देवी, दमयंती जोशी, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके कथक नृत्य से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि छऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र में जो है ये आपका प्रचलित है। तो देखिए ये जो आपका छऊ नृत्य है ना ये आपका बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में जो है ये आपका प्रचलित है। और ये जो आपके तीनों राज्य है ये आपके पूर्वी क्षेत्र में आ जाते हैं। तो पूर्वी क्षेत्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल में छऊ नृत्य को जो है किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए पुरलिया छऊ को जो है ये बंगाल में कहा जाता है। इसके अलावा सरायकेला जो छऊ है ना इसे जो है झारखंड में मनाया जाता है। इसके अलावा ये जो आपका मयूरभंज जो छऊ है ना ये आपका उड़ीसा राज्य में प्रचलित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन जो है सरोद वादक है। तो देखिए सरोद वादक की बात कर ले तो अलाउद्दीन खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, अमजद अली खान, अली अकबर खान, विश्वजीत राय चौधरी और मुकेश शर्मा, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके सरोद वाद्य यंत्र से है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आवर्त सारणी में हैलोजन ग्रुप का जो है तत्व कौन सा नहीं है। तो देखिए हैलोजन ग्रुप की बात कर ले तो देखिए 17वां जो ग्रुप होता है ना इसे जो हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। यानी आवर्त सारणी का ये जो आपका 17वां ग्रुप है ना इसे ही जो हैलोजन ग्रुप कहा जाता है। और इसमें आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके अलावा एस्टेटीन, ये सब जो तत्व है ना ये आपके हैलोजन ग्रुप में आ जाते हैं। और आपके ऑप्शन में जो है हीलियम दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका हीलियम है ना ये आपका 18वें ग्रुप का जो है समूह है। और ये जो आपका किस में आ जाता है तो ये आपका नोबल गैस यानी अक्रिय गैस में आ जाता है। तो हीलियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि भारत की जनगणना 2011 जो था ना ये स्वतंत्रता के बाद कौन सा जनगणना था। तो देखिए 2011 की जो जनगणना था ना ये स्वतंत्रता के बाद 7वीं जनगणना था। तो 7वीं आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत में जनगणना की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए भारत में जो पहला जनगणना है ना ये आपका 1872 में हुआ था। और किसके कार्यकाल में हुआ था। तो देखिए पहला जो जनगणना ये आपका 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो वो शुरू हुआ था। और अगर ये बात कर ले कि कौन सा जनगणना था ये तो यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद हो गया। 1872 से अगर जोड़े तो 2011 की जो जनगणना था ना ये आपका 15वीं जनगणना था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में पहली जो नियमित जनगणना है ना ये किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए भारत में जो पहला नियमित जनगणना है ये आपका 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और प्रत्येक वर्ष जो जनगणना है ना ये 10 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बजट 2022 में कितनी आंगनबाड़ियों को जो है विकसित करने की घोषणा की गई है। तो देखिए बजट 2022 में 2 लाख आंगनबाड़ियों को जो है विकसित करने का घोषणा जो वो किया गया है। तो 2 लाख आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसकी जो शुरुआत है ना ये कब किया गया था। तो देखिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की जो शुरुआत है ना ये 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। तो 15 जुलाई 2015 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना ये जो है किस मंत्रालय का पहल है। तो ये आपका स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप यानी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का जो है एक पहल है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि तुकरोई का जो युद्ध है ना ये कब हुआ था। तो देखिए तुकरोई का जो युद्ध है ना ये आपका मुगल साम्राज्य अकबर और बंगाल सल्तनत दाऊद खान करानी के बीच में जो है 3 मार्च 1575 को हुआ था। तो 3 मार्च 1575 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका तुकरोई का युद्ध है ना इसे बजौरा का लड़ाई या फिर मुगल मारी का लड़ाई के नाम से भी जो है इसे जाना जाता है। और इस युद्ध में जो मुगलों की जीत हुई थी यानी जो अकबर जो था ना इस युद्ध में जो वो जीत गया था। इसके अलावा बात कर रहे हैं ये जो आपका तुकरोई स्थान है ये कहाँ पर है। तो ये आपका उड़ीसा के बालासोर जिले में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल का जो है पूर्व में क्या कहा जाता था। यानी पहले जो है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल का जो है नाम पूछा गया था।
तो देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल का जो पुराना नाम था ना, ये विक्टोरिया टर्मिनस था और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। तो विक्टोरिया टर्मिनस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को जो है 2004 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है इसे शामिल किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अलीगढ़ आंदोलन का जो नेतृत्व है ना, ये किसने किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद जो है मुसलमानों में धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से जो है ये आपका आंदोलन जो वो चलाया गया था। और ये जो आपका अलीगढ़ आंदोलन था ना, एक इस्लामी आंदोलन था जो कि आपका 1875 में हुआ था और इसका जो नेतृत्व है ये सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। तो सर सैयद अहमद खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सबसे पुराना शहर बस्ती कौन सा है। तो देखिए सबसे पुराना जो शहर बस्ती है ना, ये आपका मेसोपोटामिया है। तो मेसोपोटामिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति है ना, ये किस स्थान पर पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। तो देखिए भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है ना, ये आपका बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था और किस स्थान पर हुआ था, तो ये आपका बोध गया में हुआ था। तो बोध गया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा किस परिसर में हुआ था, तो ये आपका महाबोधि मंदिर परिसर में हुआ था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान जो प्राप्त हुआ था ना, ये किस ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये आपका 531 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सेंट्रल असेंबली बम कांड, ये जो घटना है ना, इसका अंजाम जो वो किसने दिया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल असेंबली बम कांड की जो घटना है ना, ये आपका 8 अप्रैल 1929 को ये जो आपका हुआ था और इस घटना को क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है इसे अंजाम दिया था। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि धारा 377 ये जो किससे संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आईपीसी की धारा 377 के तहत जो है अंग्रेजी शासन के दौरान साल 1861 में जो है असमलैंगिकता को अपराध जो वो घोषित किया गया था और इसके तहत जो है पहले एक ही जेंडर के दो लोग जो थे ना, वो संबंध बनाने का जो इजाज़त जो है वो नहीं दिया जाता था, जिसे 6 सितंबर 2018 को जो है ये आपका हटा दिया गया है। यानी ये जो आपका आईपीसी धारा 377 है ना, ये आपके असमलैंगिकता का जो है संबंध से संबंधित है। तो असमलैंगिकता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि धारा 377 के विरोध में कौन से दो महिला ने जो है वो केस लड़ा था। तो देखिए धारा 377 के विरोध में जो है वो आपके अरुंधति काटजू और मेनका गुरुस्वामी ने जो वो केस लड़ा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।